हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि मैं जो वीडियोस लेके आऊँगी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए हेल्पफुल होंगी। बट इसके साथ साथ ये वीडियोस स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होने वाली हैं। फ्रेंड्स, आज जो हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंडियन हिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको बता दूँ कि हिस्ट्री क्या है। History means study of human past and the incidents that occurred in the past. ह्यूमन के पास्ट के बारे में स्टडी करना और जो इंसिडेंट्स पास्ट में हुए हैं उनके बारे में स्टडी करने को हम हिस्ट्री कहते हैं। और जो लोग इसकी स्टडी करते हैं उन्हें कहा जाता है हिस्टोरियंस। सो नेक्स्ट जो हिस्ट्री है हमारी वो 3 पीरियड्स में डिवाइड की गई है, जो कि है प्री हिस्टोरिक पीरियड, सेकेंड इज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड थर्ड वन इज हिस्ट्री। देखिए, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड फाउंड नहीं किया जाता। कोई भी आज जो हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से देखते हैं तो कोई भी रिटन रिकॉर्ड जो है वो हमें नहीं मिलता है प्री हिस्टोरिक पीरियड का। और जो एविडेंसेस हमें मिलते हैं वो हैं स्टोन टूल्स या फिर पेंटिंग्स। स्टोन टूल्स क्योंकि उस टाइम के जो लोग थे वो स्टोन टूल्स का यूज़ किया करते थे हंटिंग के लिए, गैदरिंग के लिए। उस टाइम में जो एक अर्ली मैन था उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि वो लिखना और पढ़ना नहीं जानता था इसलिए वहाँ पे रिटन एविडेंसेस नहीं है। उनका मेन ऑक्यूपेशन था हंटिंग करना और वो हंट किससे करते थे? स्टोन टूल्स बना के। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है इसमें क्या है कि रिटन रिकॉर्ड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, बट द प्रॉब्लम इज हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट डेसिफर्ड। जो रिकॉर्ड्स हैं उसे अभी तक उनको अंडरस्टैंड नहीं किया गया है। इसके साथ जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस डिफरेंट साइट्स में मिले हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के, उनके थ्रू हम ये पता लगाया जा सकता है कि उस टाइम पे जो लोग थे उस पीरियड के, वो लोग कैसे अपनी लाइफ जो थे वो जी रहे थे, कैसे सोशल लाइफ उनकी चल रही थी, कैसे वो लोग जो थे इकोनॉमिक कंडीशन, कैसे वो खाना क्या खाते थे और क्या उनका ऑक्यूपेशन था। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। जो हिस्ट्री है थर्ड पीरियड, उसमें क्या है? विद रिटन रिकॉर्ड्स एंड एबल टू अंडरस्टैंड। मतलब हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं वो हमें जो एविडेंसेस हैं वो हमें रिटन रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। रिटन रिकॉर्ड्स हैं और साथ में उसे हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। डिफरेंस देखिए, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्या था? रिटन रिकॉर्ड्स हैं बट हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बट हिस्ट्री में क्या है? रिकॉर्ड्स हैं बट दे आर अंडरस्टैंडेबल, हम उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पर रिकॉर्ड्स जो हैं वो क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट्स, बुक्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस। बुक्स जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए कुछ टाइम आगे बाद, जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए उस टाइम पे उस टाइम कुछ रीजन्स में, या फिर जो उस टाइम जो राजे रहते थे उस टाइम में जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए उन्होंने क्या किया? अपने उस टाइम के रिटन रिकॉर्ड्स लिखे कि उस जहाँ पे वो गए वहाँ पे जो इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल लाइफ, ये सब कैसी चल रही है, वहाँ का राजा कैसा है, वहाँ के लोगों की इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं या नहीं, सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं या नहीं, कास्टिज़म तो नहीं है, ये सब चीज़ें उन्होंने लिखी। उससे हमें पता लगता है कि वहाँ के जो लोग थे उनका रहना कैसा था और कैसी वो लाइफ जी रहे थे। और साथ में बुक्स में एक और चीज़, हमारे यहाँ के भी साहित्यकार थे, जो हमारे इंडियन साहित्यकार थे, उन्होंने भी उस टाइम के राजाओं के ऊपर या फिर उस टाइम के रीजन्स के ऊपर, जगहों के ऊपर, उस टाइम क्या चीज़ें बन रही थी उनके ऊपर सब कुछ वो अपनी किताबों में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज कॉइन्स। मतलब जो हम कॉइन्स गैदर करते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू, उसमें हम कॉइन्स पे कहीं स्टैम्प्स मिलती हैं कॉइन्स के ऊपर, और कॉइन्स के स्टैम्प्स पे कुछ कई बार राजाओं के नाम में, फिर कोई सिंबल या फिर कोई एनिमल का उस पे ऊपर कोई पिक्चर बना होगा, ऐसे कोई गॉड की पिक्चर वगैरह बनी हो कॉइन के ऊपर, वो शो करती है कि उस टाइम के जो लोग थे वो किस तरफ इंक्लाइन थे। मतलब वो किसी किंग की कॉइन के ऊपर अगर कोई गॉड या गॉडेस की है, इसका मतलब कि वहाँ पे जो था वो रिलीजन जो था उसकी तरफ ज़्यादा महत्व था लोगों का। मतलब कॉइन से भी हम जो है, कॉइन जो एविडेंस है उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम के लोग किस तरह थे। नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस होती हैं जैसे किसी स्टोन के ऊपर जो गुंदा हो ना, कार्व्ड किया गया होता है,
बहुत टाइम पहले का कार्व्ड, उसको हम कहेंगे इंस्क्रिप्शन, जैसे शिलालेख कहा जाता है, जैसे पिलर इंस्क्रिप्शन अशोका की। उससे हम क्या पता लगा पाते हैं कि उस टाइम जो उनने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ, क्या उन्होंने युद्ध लड़े, क्या उनसे जीते, वो सब भी उन्होंने इंस्क्रिप्शंस में मेंशन किए गए हैं। इससे हम इन सब चीज़ों से, मैन्युस्क्रिप्ट्स, बुक्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता लगता है, ये सोर्सेज जो हैं ये हेल्प करते हैं ये पता लगाने में कि हिस्ट्री में उस टाइम क्या क्या घटनाएं हुई हैं। क्लियर? नाउ फ्रेंड्स, अब हम आगे पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको स्टोन एज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम का जो मैन था उसको सिर्फ स्टोन की ही नॉलेज थी। वो कुछ भी अगर अपने टूल्स, औजार भी बनाता था वो स्टोन से ही बनाता था। और जो एविडेंसेस मिले हैं हमें, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, वो भी रिलेट हैं स्टोन्स या स्टोन टूल्स से। क्लियर? इसलिए इसे हम स्टोन एज भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसको भी 3 एजेस में डिवाइड किया गया है। क्लियर? फर्स्ट इज पैलेयोलिथिक एज। अब देखिए, पैलेयोलिथिक एज जो है उसको ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। क्लियर? देख लीजिए, जो पैलियो वर्ड है, पैलियो का मीनिंग होता है ओल्ड और लिथिक का मीनिंग होता है स्टोन। इसी से बना है पैलियोलिथिक एज। क्लियर? मतलब ओल्ड स्टोन एज। ये जो एज थी ये थी 5 लाख BC से स्टार्ट होके 10,000 BC तक। क्लियर? नेक्स्ट जो एज है वो है मेसोलिथिक एज। अब वैसे ही दोबारा, मेसियो का मीनिंग होता है मिडल। क्लियर? और लिथिक का तो वही मीनिंग होता है स्टोन। देन इससे बना मिडल स्टोन एज। क्लियर? और जो मिडल स्टोन एज है उसका टाइम पीरियड रहा है 10,000 BC टू 6,000 BC का। क्लियर? नेक्स्ट है हमारी लास्ट जो हमारी एज है वो है नियोलिथिक एज। जो नियो मतलब नया, कुछ नया। नियो का मीनिंग है नया। नियो मीन्स न्यू, न्यू, लिथिक मीन्स स्टोन, देन न्यू स्टोन एज। क्लियर? इससे आपको हेल्प हो जाएगी लर्न करने में भी। इसे मीनिंग पता है पैलियो का ओल्ड, देन ओल्ड स्टोन एज, मेसो मीन्स मिडल, देन मिडल स्टोन एज, नियोलिथिक मीन्स न्यू स्टोन एज। और इस एज में क्या है, इसका टाइम पीरियड है 6,000 टू 1,000 BC। 6,000 वर्ष से लेके 1,000 वर्ष के बीच में जो है ये एज रही है। क्लियर? नाउ फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करें पैलियोलिथिक एज से। पैलियोलिथिक एज जो है उसका टाइम पीरियड है 5 लाख टू 10,000 BC के बीच में। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ऐड कर दूँ कि कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको BC और एक चीज़ आती है BC एंड AD, इसका डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, ये जो आया जो पॉइंट है इसको हम सब लेते हैं बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट का बर्थ हम लेते हैं 0। क्लियर? अब इसके जो इस तरफ चलेंगे आगे को वो आएगा आपका AD, और इससे जो बैक चलेगा वो आएगा आपका BC। AD मीन्स एनो डोमिनी। क्लियर? और BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। क्लियर हो गया? इसलिए हम जो इससे बैक साइड जो चलते जाएंगे उसको हम BC लिखेंगे, और इससे जो आगे जो डेट आएगी उसके साथ हम AD लेंगे। जैसे कि अभी जो टाइम ईयर चल रहा है 2023, इसके साथ क्या यूज़ करेंगे हम AD। क्लियर हो गया? इसको हम बोलते हैं 2023 ईस्वी, और इसको हम इस तरफ हम बोलेंगे ईसा पूर्व। इसमें आएगा ईस्वी और इसमें आएगा ईसा पूर्व। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी पैलेयोलिथिक एज। अब पैलेयोलिथिक एज के जो फीचर्स हैं वो डिस्कस करते हैं। जो पैलेयोलिथिक एज थी, इस टाइम पे जो मैन था, जो ह्यूमन बीइंग था, वो किसके ऊपर डिपेंड था? हंटिंग के ऊपर। वो अपनी लाइफ जो थे वो कैसे जी रहे थे? हंटिंग के ऊपर डिपेंड होके, और रहते थे नोमैडिक लाइफ पे। नोमैडिक लाइफ मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे स्थान, मतलब कि प्लेस टू प्लेस जाना। क्योंकि हंट एक जगह पे रह के तो वो कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें एक स्थान दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था। नेक्स्ट इज अर्थ जो थी उस टाइम पे, जो आपकी ये पैलेयोलिथिक एज है, इस टाइम में क्या था कि अर्थ जो थी वो मोस्टली कवर्ड थी
आइस से, मतलब टेम्परेचर जो था वो ज़्यादा गर्म नहीं था, ठंडा टेम्परेचर था उस टाइम में। नेक्स्ट आता है कि उस टाइम, अब देखिए जो इंसान, जो ह्यूमन बीइंग उस टाइम में नोमैडिक लाइफ जी रहे थे, हंटिंग के ऊपर उनकी लाइफ बेस थी, हंट करके वो खाते थे, फिर वाइल्ड फ्रूट्स वगैरह वो खाते थे। तो उस टाइम पे क्या था कि उनको नॉलेज नहीं था हाउसेस का, क्योंकि हाउस का नॉलेज किसको होगा, जो एक जगह पे टिक के रहेगा उसे ना। तो इसलिए क्लियर है कि उन्हें हाउसेस का नॉलेज नहीं था, पोट्री का कोई नॉलेज नहीं था, और जैसे कि वो डिपेंड थे हंटिंग पे तो उन्हें एग्रीकल्चर का भी नॉलेज नहीं था। नेक्स्ट इज, जो आप देखिए जो हंट कर रहे हैं उनके लिए टूल्स कैसे थे, वो स्टोन टूल्स बनाया करते थे। वो जो स्टोन टूल्स थे वो कैसे थे, अनपॉलिश्ड रफ स्टोन से बने हुए उनके स्टोन टूल्स हुआ करते थे। जो इस एज में जो स्टोन टूल्स बनाए जाते थे वो थे क्वार्ट्जाइट के, और जो इसी वजह से जो क्वार्ट्जाइट जो है वो एक हार्ड रॉक को कहा जाता है, ठीक है। और जो इसी टाइम की जो एज के जो मैन थे उनको कहा जाता है क्वार्ट्जाइट मैन। फ्रेंड्स, नाउ पैलियोलिथिक एज के हम इंपॉर्टेंट साइट्स को देखते हैं। इंपॉर्टेंट साइट्स जो पैलियोलिथिक एज की हैं, फर्स्ट है आपकी सोन वैली। सोन वैली जो है वो कहाँ पे है, पाकिस्तान में। वहाँ पे भी हमें जो है एविडेंसेस मिले हैं, स्टोन टूल्स वहाँ से हमें फाउंड किए हैं। उसके बाद आती है भीमबेटका। भीमबेटका जो है वो एक टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जो बहुत बार पूछी जाती है। भीमबेटका जो है वो एक मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे क्या था, केव्स में वो लोग रहा करते थे, और यहाँ पे एक्सेस, स्क्रैपर्स, ब्लेड्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे स्टोन टूल्स पाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका कुरनूल केव्स। कुरनूल केव्स हैं आंध्र प्रदेश में। अब कुरनूल केव्स का इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे जो टूल्स हैं वो किस चीज़ से बने थे, बोन से, हड्डियों से बने हुए टूल्स जो हैं, औजार जो हैं, वो कहाँ पाए गए हैं, आपके कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट इज नर्मदा वैली। मध्य प्रदेश में नर्मदा वैली के आसपास वहाँ पे भी जो हैं टूल्स मिले हैं। नेक्स्ट इज हंसगी। हंसगी जो है वह कर्नाटका में, ये भी एक साइट है इनकी। नेक्स्ट है बिलन वैली जो यूपी में है, ये भी साइट है। लूनी रिवर वैली जो राजस्थान में है, वो भी जो है पैलियोलिथिक एज की साइट है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है। इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि सबसे ओल्डेस्ट स्टोन टूल जो हैं आज तक के वो अतिरमपक्कम में मिले हुए हैं, जो कि बताते हैं कि वो पैलियोलिथिक एज से हैं। क्लियर। और अब सेकंड जो है वो है आपकी मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज मतलब मेसो मीन्स मिडल, लिथिक मीन्स स्टोन, मतलब मिडल स्टोन एज, ठीक है। मध्य पाषाण युग जिसे हम कहेंगे, ये आएगी 10,000 to 6,000 BC के बीच में। क्लियर। अब हम कुछ फीचर्स देखते हैं इसके। एक वर्ड और था, बता रही हूँ आपको, माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ जो वर्ड है वो मेसोलिथिक एज में आता है। माइक्रोलिथ का मतलब होता है, माइक्रो मतलब छोटे, और लिथ्स मीन्स स्टोन्स, छोटे पत्थर। क्लियर। अब देखिए इसके फीचर्स हैं, और इस पीरियड को कहा जाता है ऑब्जर्वेशन पीरियड एंड पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ऑब्जर्वेशन पीरियड में उसने ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स जो हैं वो कैसे, प्लांट से ट्री से फ्रूट्स लग के कैसे वो सीड बनेगा, और सीड से वो कैसे वो धरती पे जाके फिर से प्लांट बनेगा, ये सब इस पीरियड में वो ऑब्जर्व कर रहे थे। क्लियर। इसके एक साथ आता है कि एंड पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन किस चीज़ की हो रही थी, किस चीज़ का ट्रांजिशन हुआ था, जो फर्स्ट एज थी पैलियोलिथिक एज, उस एज से थर्ड एज न्यूलिथिक एज के बीच में वो एक ट्रांजिशन पीरियड था। मेसोलिथिक एज को ट्रांजिशन एज या ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है, कि जो पैलियोलिथिक एज से लेके जा रहा था आपको किस तरफ, न्यूलिथिक एज की तरफ। क्लियर। नेक्स्ट है आपका चेंज इन क्लाइमेट। ये एक फीचर है इसका। कैसे चेंज इन क्लाइमेट मतलब, उस देखो पैलियोलिथिक एज में मैंने आपको बताया कि उसमें क्या था कि मोस्टली जो अर्थ थी वो कवर थी आइस से, बर्फ़ थी ज़्यादा, ठीक है। अब क्या हुआ कि क्लाइमेट जो थोड़ा वार्म लग पड़ा होने। जब क्लाइमेट वार्म हो रहा है तो क्या होगा कि जो आइस है वो पिघलने लग पड़ेगी। अब चेंज जब क्लाइमेट में आया, इसके साथ क्या एडिशन हुई कि जब क्लाइमेट में चेंजेस आएंगे तो क्या चीज़ बढ़ेगी, फ्लोरा, फ्लोरा एंड फाउना। ये तो आपको बताइए रिप्रोडक्शन से बढ़ रहा है। फ्लोरा होता है वनस्पति, ग्रासलैंड्स, पॉस्चरलैंड्स, ग्रासलैंड्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए। इसके साथ है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब इस एज में एक ह्यूमन बीइंग ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू,
करना शुरू कर दिया। और डोमेस्टिकेट मतलब पालना शुरू कर दिया। और जो फर्स्ट जो एनिमल डोमेस्टिकेट किया गया था वो था डॉग। वो भी डॉग का कौन था? एंसेस्टर। जो अभी के डॉग्स हैं, डॉग का एंसेस्टर जो था उसको उन्होंने पालना शुरू कर दिया। ठीक है, उस टाइम पे डॉग्स फर्स्ट थे। इसके साथ साथ वो शीप, गोट, इनको भी पालते थे। नेक्स्ट इज फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन ऑफ गंगा प्लेन्स, कि कॉलोनी की तरह पे मतलब इकट्ठे साथ में रहना उन्होंने शुरू किया। कहाँ पे स्टार्ट हुआ? फर्स्ट यहाँ गंगा प्लेन्स के पास। ठीक है, अब कॉलोनी में रहने के साथ साथ जो मैं आपको एक वर्ड बताया था माइक्रोलिथ्स, मतलब छोटे स्टोन्स। अब जो उनके टूल्स थे वो भी छोटे हो गए। फर्स्ट में हमने पढ़ा कि बड़े स्टोन्स, रफ स्टोन्स से बने हुए टूल्स थे उनके, स्टोन टूल्स। अब देखिए स्टेज में क्या हुआ कि उनके स्टोन जो टूल्स हैं वो थोड़े साइज में भी छोटे हो गए, उसमें चेंजेस आ गए। तीखे, लाइट वेट यूज लग पड़े करने। जैसे देखिए टूल्स कौन कौन से थे इसमें? एरोज, नाइफ्स, ठीक है, एरोज, नाइफ्स, ब्लेड्स एटसेट्रा। अब देखिए ये टूल्स उन्होंने स्टार्ट कर दिए यूज़ करना। ये उनके लिए हेल्पफुल हो रहे थे इजीली। एक तो उनको उठाना, यहाँ से वहाँ पहुँचाना उनको इजी था, उसको उठा के यहाँ से वहाँ करना ठीक था। साथ में उनका वेट भी कम था, उनको कैरी करना इजी, साथ में उनका वेट भी कम था, इसलिए एरोज, नाइफ्स और ब्लेड्स। और ये तीखे थे, वो छोटे छोटे बर्ड्स को, छोटे एनिमल्स को भी वो इजीली हंट कर पा रहे थे इन टूल्स से। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं इस एज की वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो इम्पोर्टेंट साइट इस एज की वो फर्स्ट है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी जो है वो मैसूर में है, वहाँ पे हमें माइक्रोलिथ्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा अपन नेक्स्ट बेगोर। बेगोर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट साइट जो है, मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आती है साइट, वो है बेगोर। बेगोर साइट जो है यहाँ पे बहुत से जो माइक्रोलिथ्स जो हैं वो हमें मिले हैं। और एक चीज़ एडिशन है साथ में कि इसमें जो है जो माइक्रोलिथ्स मिले उसके साथ साथ जो हैं बोन्स, एनिमल्स बोन्स के स्टोन टूल्स बने हुए भी हमें मिले हैं। इसके बाद आता है आपका आदमगढ़। आदमगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आदमगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ पे एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन हो रही थी। ठीक है, कि वहाँ पे जो एनिमल्स को वो पाला करते थे। नेक्स्ट इज तापी, नर्मदा, माही, गोदावरी। ये जो रिवर्स हैं, इन रिवर बेसिन्स पर भी माइक्रोलिथ्स जो हैं वो हमें एज एविडेंस हमें मिले हुए हैं। नाउ द थर्ड एज इज न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज मतलब न्यू स्टोन एज। अब न्यू स्टोन एज जो थी उसका टाइम था 6000 to 1000 BC के बीच में। और न्यूलिथिक एज में क्या क्या फीचर्स हैं उसके? पॉलिश टूल्स, पर्टिकुलरली स्टोन एक्सेस। इस एज में उन्होंने पॉलिश्ड टूल्स यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे आपको मैंने पहली एजेस बताई, जैसे पैलियोलिथिक एज, उसमें क्या था? रफ स्टोन टूल्स वो बना रहे थे। नेक्स्ट आई आपकी मेसोलिथिक एज, उसमें क्या हुआ था कि उनके जो टूल्स थे वो थोड़े साइज छोटे और तीखे, पॉइंटेड टूल्स हो गए। इस एज में क्या हुआ कि जो टूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड हो गए उनके। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का उन्होंने स्टार्ट कर दिया और जो मेन फर्स्ट उन्होंने बोना शुरू कर दी, उगाना शुरू की, वो थी राइस, व्हीट एंड बार्ले। इसके साथ उन्हें नॉलेज किस चीज़ का हो गया इस एज में? फायर का और व्हील का। अब व्हील का नॉलेज हुआ तो वो हेल्पफुल हुआ पोट्री मेकिंग के लिए। क्लियर? अब पोट्री मेकिंग क्यों शुरू की? इसकी ज़रूरत क्या पड़ी उन्हें? ज़रूरत पड़ी, देखिए जब उन्हें व्हीट, बार्ले और राइस उगाना शुरू कर दिए तो उन्हें रखने के लिए तो कुछ चाहिए, तो इसलिए उन्हें पोट्री शुरू कर दी बनाना, कि पोट्री में उन्हें बर्तन बना के उसे वो रख सकते थे। साथ में हाउस बिल्डिंग, घर बनाना उन्होंने शुरू कर दिए, और जो घर थे वो मिट्टी से बने हुए घर थे उनके। नेक्स्ट इज नो यूज़ ऑफ मेटल। मेटल्स का कोई यूज़ नहीं हो रहा था इस एज में। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, देखो एनिमल्स जो थे, पिछली वाली एज थी इसकी मेसोलिथिक एज, उसमें भी इन्होंने डॉग्स और शीप, गोट को डोमेस्टिकेट किया है, पर यहाँ पे उन्होंने काऊ वगैरह को भी डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट इज स्टार्टेड मेकिंग बुरियल्स, जो डेड बॉडीज़ हैं उनको बरी करना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसके साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकी लाइफ जो थी वो नोमैडिक से सेटल लाइफ की तरफ बढ़ना ही है। ये पहले नोमैड यहाँ से वहाँ घूमते थे, अब वो इनकी जो लाइफ थी वो थोड़ी स्टेबल होगी, सेटल लाइफ में वो आगे। अब हम पढ़ेंगे आगे न्यूलिथिक एज की साइट्स। ठीक है, फर्स्ट साइट जो है वो है
बुरजा होम। बुरजा होम जो है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में वो साइट है और यहाँ पे बरियल्स मिले हैं, हमें बरियल्स मिले। और इसमें बरियल्स में क्या स्पेशल चीज़ है कि यहाँ पे डॉग और उसके मास्टर को इकट्ठे बरी किया जाता था, ठीक है। और इसके साथ ही पिट होम्स। पिट हाउसेस कौन से होते हैं? जिस पे खड्डा खोद के जो घर बनाया जाता है उसे कहते हैं पिट हाउसेस। नेक्स्ट इज गुफकराल कश्मीर। गुफकराल कश्मीर में क्या मिला है? टूल्स और ग्रेवयार्ड्स। ग्रेवयार्ड्स क्या होते हैं? कब्रिस्तान, वो वहाँ पे हमें मिले हैं। नेक्स्ट इज चिरंद। चिरंद जो बिहार की साइट है उसमें हमें टूल्स मिले हैं जो कि बोन्स, हड्डियों से बने हुए हैं। उसके बाद आता है कोलदिहवा। कोलदिहवा जो साइट है वहाँ पे हमें एविडेंसेस मिले हैं राइस कल्टीवेशन, क्योंकि वहाँ पे जो है वो राइस की कल्टीवेशन होती थी, धान की फसल जो है वहाँ पे उगाई जाती थी। नेक्स्ट इज महागारा। महागारा जो है वो उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं बार्ले कल्टीवेशन के। नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक साइट है दाऊजली हार्डिंग। दाऊजली हार्डिंग में जो है वो मोटर पेस्टल के जो है एविडेंसेस मिले। अच्छा, मोटर पेस्टल क्या होता है? घरों में भी कुछ पीसने के लिए हमने रखा होता है ना किचन में, ठीक है, उसे कहते हैं मोटर पेस्टल। नेक्स्ट इज पिकली हल। पिकली हल एक साउथ इंडिया की साइट है जो कि कर्नाटका में है और यहाँ पे हमें एविडेंसेस मिले हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन, जो अभी भी कुछ पार्ट्स में की जाती है, कुछ जगहों पे कल्टीवेशन की जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के एविडेंसेस किस तरह मिले हैं? अर्थ बर्न पैचेस। देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे करते हैं कि थोड़े से एरिया को वो वहाँ के पेड़ पौधे हटा देंगे, धरती में पूरा उसको बर्न करेंगे उस पैच को, और वहाँ पे वो कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ अर्थ बर्न पैचेस मिलते हैं वहाँ पे। और उसके बाद वो क्या करते थे कि वो वहाँ पे एक फसल उगाई, फिर नेक्स्ट किसी और जगह चले गए, वहाँ पे भी वैसे ही वो जगह पैच बनाया और फिर वहाँ पे किसी और फसल की कल्टीवेशन की। तो ये सब एविडेंसेस जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर झूम कल्टीवेशन के, वो हमें पिकली हल कर्नाटका में मिलते हैं, ठीक है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज चैल्कोलिथिक एज। देखिए, जो चैल्कोलिथिक एज है उसमें स्टोन टूल्स के साथ साथ कॉपर का भी इस्तेमाल होने लगा, मतलब कॉपर के टूल्स भी बनाए जाने लगे। नेक्स्ट इज यहाँ पे इकोनॉमी कैसी थी? यहाँ के जो लोग थे वो डिपेंड थे मोस्टली ऑन एग्रीकल्चर, हंटिंग और फिशिंग पे। पर यहाँ पे जो एग्रीकल्चर हो रहा था वो राबी और खरीफ क्रॉप्स, दोनों टाइप्स की क्रॉप्स का यहाँ पे कल्टीवेशन होने लगी थी। पर मेन जो चीफ क्रॉप थी इस एज की वो थी बार्ले। बार्ले वॉज द चीफ क्रॉप, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ प्लेसेस में झूम कल्टीवेशन भी की जा रही थी। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जो है वो कॉटन को प्रोड्यूस किया गया। इसी एज में कॉटन वॉज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस्ड इन दिस एज। क्लियर? पोट्री जो यहाँ पे जो बर्तन बनाए जाते थे वो किस कलर के थे? ब्लैक एंड रेड कलर की जो पोट्री थी वो यहाँ पे बनाई जाती थी, ठीक है। यूज़ ऑफ कॉपर वाज लिमिटेड। जो कॉपर का यूज़ था टूल्स बनाने के लिए वो क्या था? लिमिटेड था और ओकेजनल था। मतलब यहाँ पे कॉपर को वास्ट स्केल में यूज़ नहीं किया जा रहा था, लिमिटेड उसका यूज़ किया जा रहा था इस एज में, ठीक है। ओके, साइट्स ऑफ चैल्कोलिथिक एज। देखिए, चैल्कोलिथिक एज की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। नेवासा, दैमाबाद और इनाम गांव, ये 3 साइट्स हैं महाराष्ट्र में जहाँ पे हमें चैल्कोलिथिक एज के एविडेंसेस मिले हैं। इनाम गांव जो प्लेस है वहाँ पे हमें राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिले हुए हैं। नेक्स्ट इज कयाथा और मालवा। कयाथा और मालवा मध्य प्रदेश में है ये 2 साइट्स, यहाँ पे भी हमें चैल्कोलिथिक एज के एविडेंसेस मिले हुए हैं। इसके बाद आहार और बनास, ये साइट्स हैं राजस्थान में जहाँ पे हमें चैल्कोलिथिक एज के एविडेंसेस मिले हुए हैं। ओके।